नमस्कार, ज़ेरे आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी एक तरफ प्रदेश में कोरोना की दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ अस्पताल में भर्ती कराने के नाम पर रिश्वतखोरी हो रही है। आज एसीबी ने जयपुर में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUHS में बेड दिलवाने के नाम पर रिश्वत लेते मेट्रोमास के नर्सिंग स्टाफ अशोक कुमार को 23,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी नर्सिंग स्टाफ ने परिवादी से 95,000 रुपए पहले ही ले लिए थे, जिनमें उसने 50,000 रुपए RUHS के डॉक्टर को भी दिए। RUHS के डॉक्टर का नाम मुकेश बताया जा रहा है। फिलहाल एसीबी आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हमारे पास एक परिवादी आए थे और उनका परिवाद ये था कि RUHS में उनके जो रिश्तेदार थे भर्ती थे और उन रिश्तेदार को जनरल वार्ड से ICU वार्ड में भर्ती करवाने के नाम से उनका जो अशोक कुमार नाम का जो आरोपी है, जिसको आज हमने अरेस्ट किया है, उसने उनसे 2 लाख रुपए मांगे और उस 2 लाख रुपए में फिर उनको सौदा करते करते 1,30,000 में सौदा तय हुआ, जिसमें से 50 लाख रुपए तो इसने डॉक्टर को दिलवाया जाना बताया है और दूसरा 45,000 रुपये इन्होंने 2 किस्तों में इसको दिए हैं। बाकी बचे 35,000 रुपये थे जिनकी ये डिमांड कर रहा था, इनको डरा धमका रहा था। तो उसको आज 23,000 रुपये लेते हुए, जो कि अशोक कुमार भरतपुर का रहने वाला है, उसको हमने अरेस्ट किया है। ये RUHS के अंदर जो 2 डॉक्टर हैं जिनके बारे में परिवादी वो आरोप लगा रहे हैं कि 50,000 रुपये तो जो डॉक्टर इलाज कर रहा था उसको दिए हैं इन्होंने, जिसका नाम कि मनीष कुमार जी हैं, और दूसरे एक डॉक्टर और हैं जिनको भी ये पैसे देना बताता है, तो उनकी भूमिका की हम जांच कर रहे हैं। वहाँ पे हो ये रहा था कि मेरी मामी जी वहाँ पे जनरल वार्ड में थी पहले, तो उनको डॉक्टर वहाँ पे घूम के बता रहे थे कंडीशन सीरियस है, आपको ICU बेड की ज़रूरत है। तो वहाँ पे मतलब उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। जो मामी जी का लड़का था अमन, उनको बोला कि बेड के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, तो आप बात कर लो, हम बेड दिलवा देंगे। इनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे था, इन्होंने कहा था कि आपको जब बेड मिल जाएगा तो आप हमको पैसे दे देना। विद इन वहाँ पे 20 मिनट में हमने डिसीजन ले लिया। अमन का कॉल आया था हमारे घर पे, तो उन्होंने कहा था कि लाख रुपए हमारे पास है, 50,000 भैया लेके आओ, मम्मी की जान का सवाल है। तो हम वहाँ जैसे ही वहाँ मैं 50,000 रुपये लेके पहुँचा था, उनसे पहले वो बेड वहाँ पे ICU में उनको बेड दिलवा चुके थे। वहाँ पे डॉक्टर मनीष थे जिन्होंने मेरे मामा जी से ऑन द स्पॉट 50,000 रुपये ले लिए थे। रिमेनिंग पैसे के लिए ये अशोक जो था मेरे पास आया था, 50,000 के कार में मैं पहुँचा था। तो इन्होंने शुरुआत करी थी 2 लाख से, फिर वहाँ पे बात करी मामा, क्योंकि माई का जो बच्चा था तो वो माँ के लिए तो जो भी था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर वहाँ पे सौदा जो डन हुआ था 1,30,000 में हुआ था, तो वहाँ पे 50,000 देने के बाद मैंने 25,000 रुपये इनको और दे दिए थे। आपदा में भी मुनाफाखोरी। जयपुर में विधिक माप विज्ञान विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर में आशीर्वाद इंटरप्राइजेज फर्म पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल विधिक माप विज्ञान टीम ने ये प्रकरण दर्ज किया। खाद्य वस्तुओं के पैकेटों पर MRP अंकित नहीं होने और मनमानी रेट वसूलने पर फर्म के खिलाफ कार्रवाई। बिना MRP वाले खाद्य वस्तुओं के 49 पैकेट भी जब्त किए गए हैं। पिछले दिनों भी इसी फर्म पर ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। बिना रजिस्ट्रेशन के पैकिंग किए जाने पर ड्राई फ्रूट और मसाले के 174 पैकेट टीम ने जब्त किए। बीकानेर से खबर है, जहां निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 3 मरीजों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बीकानेर से मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। अस्पताल से लोगों को बाहर निकाला गया है। हालांकि मरीज की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। सरकारी स्तर पर मिसमैनेजमेंट की बात भी सामने आने लगी है। निजी अस्पताल का बयान आया है सामने, अधिकारी नहीं उठा रहे हैं कॉल। आखिरी वक्त पर रिफिलिंग सेंटर बदली गई और इसकी वजह से ये 3 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी का इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये जो लापरवाही है, एक तरफ जहां संसाधनों का अभाव है और जहां पर संसाधन अगर दुरुस्त किए भी जा रहे हैं तो लापरवाह रवैया भी सामने आ रहा है। हालांकि जब तक आधिकारिक तौर पर इसमें स्थितियां साफ नहीं होती है कहना मुश्किल है, लेकिन 3 लोगों ने जान गंवाई है, ये सच है।
रौनक व्यास हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रौनक, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये जो कहा जा रहा लापरवाही का मामला है, ये एक तरफा आरोप है, कोई इस पर कुछ बोल नहीं रहा, तो क्या इन आरोपों को सच मान लिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए अभिनव, अभी हमारे पास जो जानकारी आई कि एक निजी अस्पताल है जहां पर ऑक्सीजन की कमी से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। हालांकि देखिए इस पूरी घटना के बाद वहां पर जो परिजन मौजूद थे उन्होंने हॉस्पिटल में हंगामा किया, जितना एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार बातचीत की। इस पूरी स्थिति को देखते हुए जो जितने परिजन थे उनको बाहर वहां पर निकाला गया हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल में भीतर से एक बार के लिए सबको, ताकि बाकी मरीजों को दिक्कत ना हो। इस तरह की खबर सामने, हालांकि देखिए आधिकारिक रूप से प्रशासन की तरफ से कोई बयान इस पूरे घटनाक्रम पर सामने नहीं आया है। हालांकि आप देखिए कोरोना की स्थिति है, हालात गंभीर बने हुए हैं, चारों तरफ अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन लगातार दावे कर रही है कि मैनेजमेंट जो है उसको सुचारू किया जा रहा है, माकूल किया जा रहा है। लेकिन जो एक खबर आई है इससे कई सवाल खड़े किए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। साथ ही साथ निजी अस्पताल का साफ तौर पर कहना है कि लगातार प्रक्रिया बनाई गई है ऑक्सीजन देने की निजी अस्पतालों को। यहाँ तक कहा गया है कि जितने मरीज है, चाहे 10 मरीज है तो 10 मरीजों के अकॉर्डिंग ही ऑक्सीजन दी जाएगी। यानी एक सिलेंडर भी ज्यादा निजी अस्पतालों का कहना है कि नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अफरा तफरी मचती है। लास्ट मोमेंट पर हम जब मांगते हैं तब हमें ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति सामने निकल के आई है। जो ये घटना हुई है इसने वाकई एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए ऑक्सीजन सिस्टम को लेकर। क्या ऑक्सीजन की शॉर्टेज है? जिस तरह के दावे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं उन पर भी कई बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं रौनक, और हालांकि इंतजार अब आधिकारिक बयान का है कि क्या कुछ इसको लेकर अधिकारी जो है प्रशासनिक वो क्या कुछ कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएचओ भर्ती के 7,810 पदों पर परिणाम जल्द जारी होंगे। आज देर रात या कल तक ये परिणाम जारी हो सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 7,810 पदों पर अंतिम चयन सूची जो है वो सामने आनी है। 10 नवंबर को आयोजित करवाई गई थी इसकी भर्ती परीक्षा, और 2 गुना अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, यानी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के किए जा चुके हैं। 74,000 अभ्यर्थियों ने भर्ती की परीक्षा दी थी। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल भर्तियों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, और अब ये जो संकेत मिल रहे हैं, जो जानकारी सामने आई है, आज देर रात या फिर कल परिणाम सामने आ सकते हैं। चलिए अब आपको कोरोना अपडेट बता देते हैं। राजस्थान से कोरोना अपडेट ये है कि राज्य में 17,987 नए संक्रमित बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। 160 कोरोना संक्रमितों ने जान गंवाई है। 17,667 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं, यानी रिकवर हुए हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो ये संख्या 1,99,307, तकरीबन 2 लाख के आसपास प्रदेश में एक्टिव मामले इस वक्त हैं। 17,667 लोग रिकवर हुए हैं। बीते 24 घंटे का ये आंकड़ा 1,99,307 लोग अभी भी प्रदेश में एक्टिव केस के तौर पर अलग अलग जगहों पर इलाज ले रहे हैं। राजस्थान से कोरोना अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज राज्य में दर्ज हुए 17,987 नए संक्रमित, यानी बीते 24 घंटे में इतने केस आए। 160 लोगों की मौत भी हुई। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा है कि मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सभी राज्यों को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर ऑक्सीजन, दवाइयां और अन्य जरूरी वस्तुओं का वितरण किया जाना ही उचित रहेगा, अन्यथा सभी राज्यों की शिकायत बनी रहेगी और ये हाहाकार की स्थिति कभी खत्म नहीं होगी। राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ संक्रमितों की संख्या के आधार पर ऑक्सीजन और दवाइयों का आवंटन अत्यंत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस विषय में भारत सरकार यथाशीघ्र फैसला लेगी। कोविड-19 से भारत में बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई है। मौजूदा हालात में लगता है कि जब तक अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी तब तक इस संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। मौजूदा हालत को देखकर नहीं लगता कि भारत में इतनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द भारत की अधिकतम जनसंख्या को वैक्सीन लगाने का प्रबंध करना चाहिए, चाहे इसके लिए विदेशों से वैक्सीन मंगवाई जाए या फिर भारत में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए। अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना पर काबू पाया जा सके।
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये तमाम बातें कही हैं। केंद्र सरकार से उन्होंने आग्रह किया है, कहा कि राजस्थान बड़ा प्रदेश है और जो कोविड संक्रमित हैं उनके आधार पर ही ऑक्सीजन और दवाइयों का वितरण होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो देश में हाहाकार मचा रहेगा। उधर चूरू के पत्रकार नरेंद्र राठौड़ के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना जाहिर की है। नरेंद्र राठौड़ के पिता भंवर सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री की ओर से शोक संदेश भेजा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने लिखा, पत्रकारिता में नरेंद्र राठौड़ के योगदान को याद किया जाएगा। मैं दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आपको बता दें, शुक्रवार को जी न्यूज राजस्थान के संवाददाता नरेंद्र राठौड़ का आकस्मिक निधन हो गया था। उधर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी बीलवा कोविड केयर सेंटर को सौंपे 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। राजधानी हांगकांग समाज ने ये कंसंट्रेटर भेजे हैं। कोविड मरीजों की सहायता के लिए ये सभी कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। जयपुर के साबू परिवार ने ये सब कुछ उपलब्ध कराया है। 10 लीटर के ये कंसंट्रेटर बेहद उपयोगी हैं। एक बार में 2 गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मांग उठाई है। सरकार से उन्होंने सभी संभव कठोर कदम उठाने का निवेदन किया है। कटारिया ने ये तमाम बातें कही हैं। क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, गांव में भी कोरोना फैलने लगा है, जहां चिकित्सा सुविधा ज़्यादा बेहतर है नहीं, वहां ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गांव में सीएचसी पीएचसी पर मेडिकल स्टाफ और दवाओं की व्यवस्था देखी जानी चाहिए। अगर गांव में ज़्यादा संक्रमण फैला तो ये घातक हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पहले सरकार लगाना चाहती थी संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना मन बदल लिया। कटारिया ने कहा, मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। कोरोना के इस महान संकट के समय 17 अप्रैल से लेकर निरंतर जिस गति से पॉजिटिव केसेज में संख्या का विस्तार हो रहा है, और इसके साथ ही एक और डरावना विषय जो आया है कि गांवों में भी बहुत तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है, जहां मेडिकल सुविधाएं नहीं के बराबर है, न वहाँ ठीक प्रकार से कोई टेस्ट की व्यवस्था है। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही चौंकाना वाला आंकड़े हैं। राज्य सरकार ने 17 से लेकर के जन अनुशासन सप्ताह मना लिया, कोई रोकने की चेन तोड़ नहीं पाए। उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन लगाएं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मीटिंग करके कमेटी मंत्रिमंडल की बना करके और तैयारी करी कि पूर्ण लॉकडाउन किया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस अपना ट्वीट बदला कि नहीं, पूर्ण लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं है, तो राजस्थान सरकार ने भी अपने पुराने आदेशों में ही छोटे मोटे परिवर्तन करके इस लॉकडाउन को लगाया। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि जिस गति से कोरोना राजस्थान में बढ़ रहा है, इसकी चेन को तोड़ने के लिए जो भी सख्त कदम उठाने हो वो तुरंत उठाएं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने राज्य सरकार पर वेंटिलेटर खरीदने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पीएम केयर से मिले 1500 वेंटिलेटर के उपयोग पर भी पुनिया ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, सरकार ने 1500 वेंटिलेटर कबाड़ में डाल रखे हैं। सिर्फ 300 रुपए का उपकरण लगाकर चिकित्सा विभाग वेंटिलेटर को चालू नहीं करवा सका। इन वेंटिलेटर से कई लोगों को राहत मिल सकती थी। विगत कोरोना की लहर के दौरान प्रधानमंत्री केयर्स फंड से 30,000 वेंटिलेटर्स का निर्माण रक्षा मंत्रालय की सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया। उसी में से राजस्थान को 1500 वेंटिलेटर, जिसकी कीमत 60 करोड़ थी, लगभग 100 अस्पतालों को वो सप्लाई किए गए थे। अब क्योंकि दूसरी संक्रमण की लहर में बहुत बड़ी भयावह स्थिति है और ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर्स की उपयोगिता साफ तौर पर समझ में आती है, लेकिन दुर्भाग्य है
कि राजस्थान की सरकार ने उन सारे वेंटिलेटर्स को कबाड़ में रखा हुआ है या ओपन नहीं किए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि BEL को राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जवाब दिया कि इन 1500 में से 1475 वर्किंग में है, जबकि कोरोना के दंश से पीड़ित समाज में एक भय का वातावरण बना हुआ है। इस काल में जब शासन प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं तो समाज का मनोबल, उत्साह और धैर्य बनाए रखने के लिए कई संगठन अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर समाज में व्याप्त भय को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से पूज्य संतों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश भर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हनुमान चालीसा के पाठ एक जगह पर ना करके लोगों ने अपने अपने घरों में अपने परिवार वालों के साथ किया। लेकिन प्रदेश भर में शाम 7 बजे एक साथ सभी परिवारों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार और शनिवार को इसी तरह से कोरोना के भय को दूर करने के लिए किया जाएगा। प्रदेश ही नहीं देश भर में कोरोना को लेकर लोगों में भय व्याप्त है और उसको दूर करने के लिए RSS ने एक अनूठी पहल की है। राजस्थान के अंदर अब हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ शाम को 7 बजे होगा, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। 7 बजे पूरे राजस्थान के अलग अलग घरों के अंदर सामूहिक पाठ किया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने अपने घरों के अंदर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह से रखी जा रही है कि एक जगह पर आयोजन ना करके हर व्यक्ति अपने घर में इस तरह का आयोजन कर रहा है हनुमान चालीसा का। लेकिन जो टाइमिंग है वो एक साथ है कि 7 बजे सभी जगह पर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान भर की बात करें तो लाखों लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर रहकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। लेकिन लोगों में कहा जा सकता है कि लोगों का भय दूर हो। लोगों के अंदर कहा जा सकता है कि जो कोरोना से डर है वो एक एक घर में उस कोरोना का डर दूर किया जा सके। आज हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर आप करवा रहे हैं, किस तरह की सोच है कि पूरे प्रदेश में इस तरह का आयोजन? देखिए क्या है, हमारे संतों ने आह्वान किया है कि सामूहिक हनुमान चालीसा होनी चाहिए हर घर में। बिल्कुल ऐसा जैसे जब संत आह्वान करते हैं, जब सामूहिक करते ही हैं, बाकी निरंतर हम लोग घरों में करते हैं हनुमान चालीसा। तो आज पूरे राजस्थान में एक साथ हो रहा है, हर घर में देख रहे हैं जो RSS से जुड़े हुए हैं या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं या आम लोगों को भी इसमें साथ जोड़ने की पूरा समाज कर रहा है। RSS के लोग तो इसको दे ही रहे हैं हवा, बाकी पूरा समाज इसको कर रहा है। समाज के काफी लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है। अच्छा मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है इस तरह के पाठ के जरिए, जिससे कि समाज का हर एक तबका यहाँ पर जुड़ सके, एक धार्मिक माहौल में आकर के जो डर है कोरोना से उसको कम कर सके, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रख सके। लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि धार्मिक किसी भी तरह के कार्यक्रमों पर पाबंदी है, तो उसको लेकर के ये यहाँ पर प्लान किया गया है कि हर व्यक्ति अपने घर में रह करके इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करे। लेकिन प्रदेश भर में सभी परिवार जो जुड़े हुए हैं इन संगठनों से, वो एक साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करे, इस तरह की कोशिश यहाँ पर की गई है। कैमरा पर्सन विजय के साथ में शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर। उधर कोटा रेंज आईजी रवि दत्त गौड़ की अगुवाई में कोटा रेंज पुलिस की खास पहल रंग ला रही है। पुलिस ने समझाइश से कोटा संभाग में 300 शादियां स्थगित कराई हैं। इसके साथ ही पुलिस परिवारों की ओर से 25 शादियां टाली गई। बेकाबू कोरोना के बीच प्रदेश सरकार की गाइडलाइन, शादियों को फिलहाल रोका जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी और सकारात्मक खबर जो कोटा रेंज पुलिस की तरफ से निकल करके आई है। कोटा रेंज पुलिस की खास मुहिम शादियों को रोका जाए ताकि जो कोरोना का बड़ा संक्रमण है उसे बढ़ने से रोका जाए। और इसका सकारात्मक नतीजा, सकारात्मक पहलू ये कि 300 से ज़्यादा जो शादियां हैं वो कोटा रेंज में स्थगित हुई हैं। कोटा रेंज आईजी खुद रवि दत्त गौड़ साहब हैं। सर, निश्चित तौर पर ये आपकी मुहिम थी, कोशिश थी कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को इन शादियों को रोकने के साथ में रोका जा सकता है, और आपने हर ज़िले के अंदर ग्रामीण इलाकों में जाकर के मॉनिटरिंग की, बीट कांस्टेबल्स को जिम्मेदारी ली और एक सकारात्मक रिजल्ट। ये सही है कि पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ता जा रहा था, इसलिए राज्य सरकार के निर्देशों की और गाइडलाइन की अनुपालना में प्रत्येक थाना क्षेत्र में हमने उस थाना क्षेत्र में जितने गांव होते हैं उनमें जो शादियां आयोजित होनी है आगामी दिनों में, उनकी सूची बनवाई। ये सूची हमने बीट कांस्टेबल के सहयोग से बनवाई। बीट कांस्टेबल पिछले 4 दिनों से अपने बीट क्षेत्र के गाँवों में है और लगातार भ्रमण कर रहे हैं, और ये
पता लगाने का प्रयास करें कि इन घरों में शादियाँ हैं। उसके बाद में वो अपनी सूची SHO को सौंपते हैं। सूची जब SHO के पास में आती है तो SHO स्वयं बीट कांस्टेबल के साथ में संबंधित परिवार के पास जाकर के ये कहते हैं कि अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है, आप शादी को स्थगित करें। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उनके समाज के मुखिया या जाति के मुखिया होते हैं, उनसे भी उन्हें समझाया जाता है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश भी जारी है। लेकिन इन सब के विपरीत सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र के पोसीतरा में एक शादी में जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। राजस्थान सरकार ने 10 मई से लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर शादियों पर रोक लगा दी है, लेकिन वर वधू के फेरों में कोई पाबंदी नहीं है। 11 लोगों की उपस्थिति में कोर्ट या फिर घर पर शादियां हो सकती है। फिर भी लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील को गंभीरता के साथ ले रहे हैं। यही कारण है कि लोग अपने शादी समारोह को स्थगित कर मिसाल बन रहे हैं। झुंझुनू के चुड़ावा में रहने वाले मोती हिम्मत राम का भाई ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे हैं। इनकी भतीजी कोमल की शादी थी 15 मई को। सारी तैयारियां हो चुकी थी। शाही अंदाज में शादी करने के लिए मंडावा के प्रसिद्ध होटल को बुक भी किया गया था। इनविटेशन भी भेजे जा चुके थे, कार्ड छपने दिए जा चुके थे ताकि लोगों को भेजा जा सके। जब शादी तय की तब भी कोरोना के मामले आ रहे थे, लेकिन सोचा कि कम लोगों की मौजूदगी में शादी की रस्म अदा कर लेंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की और उन्होंने इस अपील को समझते हुए हालातों को देखा तो उन्होंने तय किया कि वे इस माहौल में कम लोगों में ही शादी नहीं करेंगे। इसलिए सभी बुकिंग कैंसिल किए। फोन और सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए शादी आगामी तारीख के लिए स्थगित कर दी। 15 मई की शादी थी अपने कोरोना काल के लिए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के आह्वान के हिसाब से इसको कैंसिल किया है कोरोना को देखते हुए। कोरोना महामारी के भयंकर रूप से फैलने की वजह से मैंने उसको आगे के लिए स्थगित करना उचित समझा। मैं अपने परिवार, अपने होने वाले संबंधी दिल्ली से आने वाले थे, अपने अन्य रिश्तेदार तथा मित्रगणों की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। मैंने शादी को ही आगे करने का फैसला। जिस तरह से सरकार ये अपील कर रही है, जो बीमारी जिस भयंकर रूप में फैल रही है उसको ध्यान में रखते हुए आज शादी करना उचित नहीं है। आज के माहौल में आगे जब भी माहौल ठीक होगा तब कर लेंगे।